नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विजय पिंगुले क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर जो है वो गुप्त काल को। और गुप्त काल में हमने जो है वो लास्ट क्लास की बात करें तो हमने यहाँ पर जो है वो बात की थी किसके बारे में, यहाँ पर जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। आज जो है वो बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कुमारगुप्त के बारे में। किसके बारे में? कुमारगुप्त के बारे में हम जो है वो जानकारी देंगे। और इससे पहले हमने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी दी, और रामगुप्त के बारे में, और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हमने जानकारी दे दी। अब जो है वो आज यहाँ पर जो है वो लास्ट शासक यहाँ पर बसते हैं जो आज कुमारगुप्त है। जो है वो इसके बाद में स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त के बाद में हम जो है वो गुप्त काल को समाप्त करेंगे। बात करते हैं, चलिए आते हैं कि कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त यहाँ पर जो है वो किसका उत्तराधिकारी था, किसकी था? अगर बात करें तो हम यहाँ पर जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त। अगर शासनकाल की बात करते हैं यहाँ पर शासनकाल की बात करें तो शासनकाल हमें यहाँ पर जो है वो कुमारगुप्त का देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिलता है 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। ये हमें जो है वो शासनकाल देखने को मिलता है 415, और कई जगह आपको 414 भी आपको देखने को मिलेगा। तो 414 तक कौन रहा था बात करें तो कौन रहा था? 414 तक हमें जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड हमें देखने को मिले थे। इसके बाद में बात करें, इसके बाद में क्या बात करें कि इनकी जानकारी, कुमारगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, क्या क्या जानकारी मिलती है। प्रारंभिक काल के बारे में जो है वो जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कुमारगुप्त के बारे में, कुमारगुप्त के प्रारंभिक समय की जानकारी, तो समय की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बात करते हैं तो इन्हीं के विल्संड अभिलेख। तो इन्हीं के विल्संड अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है, प्रारंभिक जानकारी। और अंतिम जो जानकारी, अंतिम समय की यहाँ पर जो है वो किसकी? अंतिम समय की जानकारी। तो अंतिम समय की जानकारी की बात करें तो कहाँ से मिलते हैं? इनके सिक्कों से। कहाँ से मिलते हैं? इनके सिक्कों से। इनकी जानकारी की बात कर रहे हैं हम। इनकी जानकारी के स्रोत यहाँ पर डाल सकते हो आप, जानकारी के स्रोत। तो जानकारी के स्रोत, तो अंतिम समय की जानकारी कहाँ से मिलती है? इनके सिक्कों से, है ना। इसके अलावा बात करें तो और हमें और क्या जानकारी मिलती है? इनकी जानकारी ये और मिलती है कि यहाँ पर जो है गुप्त वंश के क्या है, गुप्त वंशानुगत की जानकारी। गुप्त वंशानुगत की जानकारी की बात करें तो जानकारी कहाँ तक बात करें, जानकारी कहाँ तक? जानकारी जो है वो हमें चंद्रगुप्त से कहाँ तक की बात करें? चंद्रगुप्त से हम बात करेंगे कहाँ तक? कुमारगुप्त तक। इसके मध्य में एक यहाँ पर जो है वो बात करते हैं रामगुप्त को छोड़कर जो जानकारी मिलती है वो किस में मिलती है? विल्संड अभिलेख से। किससे? विल्संड अभिलेख से मिलती है। कहाँ से? चंद्रगुप्त से लेकर कुमारगुप्त तक मिलती है, केवल रामगुप्त को छोड़कर, है ना। विल्संड में जो है वो जानकारी मिलती है वंशानुगत की, वंशानुक्रम बोल सकते हो। इसके अलावा बात करें और तो इसके अलावा हमें और जानकारी क्या मिलती है? और जानकारी हमें ये मिलती है कि इसके शासन का सुव्यवस्थित क्या जो है वो किसकी बात कर रहे हैं? कुमारगुप्त का। यहाँ पर जो है वो शासन जो है वो सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमें जो है वो किससे मिलती है?
जानकारी की बात करें तो यहाँ पर हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें जानकारी यहाँ पर मंदसौर अभिलेख से मिलती है। कहाँ से? मंदसौर अभिलेख से। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? कुमारगुप्त की शासन की सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था, सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की जानकारी की बात कर रहे हैं। तो जानकारी कहाँ से मिलती है? मंदसौर अभिलेख। कहाँ से मिलते हैं? मंदसौर अभिलेख। अगर बात करें रचना के बारे में, तो रचना किसके द्वारा, रचना हमें जो है वो किसके द्वारा देखने को मिलती है? मंदसौर अभिलेख की हमें यहाँ पर जो है वो वत्स भट्टी के द्वारा यहाँ पर जो है वो रचना की गई है, ये हमें जानकारी मिलती है। तो क्या क्या बात किया हमने? शासनकाल के बारे में बात की, प्रारंभिक स्रोतों के बारे में जिसमें हमने यहाँ पर जानकारी दी कि यहाँ पर जो है कुमारगुप्त का प्रारंभिक समय की जानकारी या प्रारंभिक जो है वो 1415 में जो है वो इन्होंने गद्दी संभाली, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? विल्सेंट अभिलेख जो किनका है? इन्हीं का है, कुमारगुप्त का। अंतिम समय की जानकारी इनके सिक्कों से मिलती है। और सिक्कों के बाद में बात करें तो वंशानुगत की जानकारी हमें बात करें चंद्रगुप्त से कुमारगुप्त तक की विल्सेंट अभिलेख में मिलती है, केवल रामगुप्त को छोड़कर, है ना। इसके अलावा कुमारगुप्त की शासन की सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था के बारे में जो है मंदसौर अभिलेख में मिलती है। इसकी रचना वत्स भट्टी के द्वारा की गई। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं इनके सिक्कों के बारे में। थोड़ी सी सिक्कों के बारे में इनकी जानकारी मिलती है, तो सिक्कों के बारे में भी आपको जानकारी बताते हैं। तो इनके सिक्कों के बारे में चलिए बात करते हैं। तो इनके सिक्के जो है वो सिक्कों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? सिक्कों के बारे में जानकारी ये मिलती है कि यहाँ पर जो है वो बताया जाता है कि जो है वो सिक्कों में यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? इनके सिक्कों में मयूर अंकित यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। मयूर को अंकित किसने कराया? कुमारगुप्त के द्वारा जो है वो मयूर को अंकित किया गया। और मयूर किसकी जगह पर अंकित करवाया गया? अगर बात करें तो मयूर हमें यहाँ पर जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर जो है वो गरुड़ की जगह पे, क्या मयूर कुमारगुप्त के द्वारा क्या देखने को मिलता है? सिक्कों पर गरुड़ की जगह मयूर को अंकित किया, मयूर को अंकित करवाया। किसको? मयूर को। किसकी जगह बात कर रहे हैं हम? गरुड़ की जगह किसको? मयूर को अंकित करवाया। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त के द्वारा गरुड़ की जगह मयूर को अंकित करवाया। इसके अलावा बात करें तो हमें जो है वो सिक्कों से अगर जानकारी की बात करें तो सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के द्वारा या इनके शासनकाल में इनके द्वारा जो है वो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। क्या? अश्वमेध यज्ञ की जानकारी की बात करें तो कहाँ से मिलती है जानकारी? इन्हीं के सिक्के या इनके सिक्कों से। कहाँ से? सिक्कों से। तो इन्होंने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इनकी जानकारी की बात करें तो ये जानकारी हमें यहाँ पर इनके सिक्कों से हमें मिलती है। किससे मिलती है? सिक्कों से। तो सिक्कों से यहाँ पर ये जानकारी मिलती है। आगे बात करें आगे और इनके बारे में जानकारी क्या मिलती है? जाते जाते थोड़ा सा और में यहाँ पर बात करें तो बात करते हैं, एक पॉइंट और यहाँ पर डाल लीजिएगा कि यहाँ पर जो है वो इनके शासनकाल में ही जो है वो सर्वाधिक जो है वो कुमारगुप्त के अभिलेख यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गुप्त वंश के सर्वाधिक अभिलेख की बात करें तो इन्हीं के मिलते हैं। तो गुप्त वंश के यहाँ पर नोट डाल के लिखिएगा, यहाँ पर स्टार डाल लीजिएगा। गुप्त वंश के सर्वाधिक अभिलेख
किसके मिलते हैं अभिलेख? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के यहाँ पर जो है वो अभिलेख मिलते हैं। सर्वाधिक अभिलेख की बात कर रहा हूँ तो किसके? गुप्त काल में। गुप्त वंश में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त के मिले। किसके मिले? कुमारगुप्त के। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं हम इनके युद्धों के बारे में। कौन सा युद्ध यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कुमारगुप्त के काल में, शासनकाल की बात कर रहे हैं। तो अब बात करें यहाँ पर कि एक युद्ध यहाँ पर देखने को मिलता है, युद्ध आक्रमण देखने को मिलता है किसका? कुमारगुप्त के शासनकाल में। पुष्यमित्रों का आक्रमण। क्या हुआ? पुष्यमित्रों का आक्रमण यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। अगर बात करें इसको दबाने के लिए किसको भेजा था? इसको दबाने के लिए कुमारगुप्त के द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा किसको भेजा गया? द्वारा स्कंदगुप्त को भेजा। और भेजने के बाद में जो है वो इस आक्रमण में क्या हुआ? इस आक्रमण में क्या हुआ? इस आक्रमण में स्कंदगुप्त विजय रहा। क्या रहा? स्कंदगुप्त जो है वो विजय रहा। कि कौन से की बात करें? पुष्यमित्र का आक्रमण, है ना। इसे हुणों का आक्रमण भी कहते हैं। क्या? हुणों का आक्रमण। आप याद रखिएगा, दोनों बात एक ही है। हुणों का आक्रमण या पुष्यमित्रों का आक्रमण, इसमें किसने दबाया था? स्कंदगुप्त ने यहाँ पर जो है वो विजय प्राप्त की थी इसमें। और किसके द्वारा भेजा गया था? कुमारगुप्त के द्वारा भेजा गया था। आगे बात करते हैं इनके बारे में। यहाँ पर एक बात करें इनके शासनकाल में, थोड़ा सा इनके एक यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर जो है वो स्थापना की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त के शासनकाल में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई। तो बात करें कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय। किसकी बात करें? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है? कुमारगुप्त के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई। नोट डाल के आप ये रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे और क्या कहा जाता है अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो कहा जाता है इसको नालंदा बौद्ध विहार। क्या कहा गया? नालंदा बौद्ध विहार। क्या कहा गया? नालंदा बौद्ध विहार कहा। बौद्ध विहार की स्थापना की गई, है ना। और नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना के बारे में जानकारी दी। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसी को क्या बोला जाता है? इसी नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा गया? यहाँ पर जो है वो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया। तो किसको कहा गया? इसी यूनिवर्सिटी को क्या कहा गया? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। किसको कहा गया? नालंदा विश्वविद्यालय को। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया। इसके अलावा बात करें तो इसमें एक बड़ी यहाँ पर विशाल क्या थी? यहाँ पर एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय हमें देखने को मिलता है। उसके बारे में भी बात करते हैं। इससे पहले बात कर लेते हैं कुमारगुप्त के शासनकाल में जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा बौद्ध विहार, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। इसी को जो है वो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया, है ना। आगे बात करते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें एक लाइब्रेरी देखने को मिलती है
और लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी हमें यहाँ पर काफ़ी बड़ी, यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर जो है वो लाइब्रेरी देखने को मिलती है। सर्वाधिक बड़ी यहाँ पर जो है वो लाइब्रेरी देखने को मिलती है। कितने भागों में देखने को मिलती है? 3 भागों में यहाँ पर जो है वो लाइब्रेरी देखने को मिलती है। 3 भाग होते हैं लाइब्रेरी के, या पुस्तकालय की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा पुस्तकालय, सबसे बड़ा पुस्तकालय की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पर देखने को मिलता है? नालंदा। इसको देख लीजिए, सबसे बड़ा पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इस सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है वो, इसका नाम की बात करें तो धर्मगंज। क्या नाम देखने को मिलता है? धर्मगंज पुस्तकालय। क्या देखने को मिलता है? धर्मगंज पुस्तकालय। इसके 3 भाग थे। कितने भाग थे अगर बात करें तो इसके 3 भाग देखने को मिलते हैं। कितने? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से थे बात करें तो फर्स्ट हमारा जो है वो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है रत्न ददी। क्या देखने को मिलती है? रत्न ददी। यानी पुस्तकालय के भागों की बात कर रहे हैं तो 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है रत्न ददी, दूसरा है रत्न रंजक। क्या देखने को मिलता है? रत्न रंजक। तीसरा हमें यहाँ पर जो है वो रत्न सागर। ये 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? 3 भाग। धर्मगंज पुस्तकालय 3 भागों में बटा हुआ है। रत्न ददी, रत्न रंजक, रत्न सागर, 3 नामों से हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने दे दी है, और आगे यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके यहाँ पर जो है वो, तो इसके थोड़े से यहाँ पर जो है वो उपाधि यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उपाधियों के बारे में बात कर लेते हैं। उपाधि क्या क्या देखने को मिलती है? तो उपाधि हम देखते हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कुमारगुप्त की बात कर रहे हैं। कुमारगुप्त को आपको जो है वो महेंद्रादित्य भी कहा गया, तो वो उपाधि ही थी उसकी, इसी वजह से उसको महेंद्रादित्य कहा गया। तो इनकी उपाधियों के बारे में बात करते हैं। तो कुमारगुप्त की उपाधियाँ, तो उपाधियाँ की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली अगर बात करें तो महेंद्रादित्य। सेकंड हम बात करें तो महेंद्रादित्य के बाद में हमें देखने को मिलता है अश्वमेध महेंद्र। क्या देखने को मिलता है? अश्वमेध महेंद्र देखने को मिलता है। पहला हमें देखने को मिलता है महेंद्रादित्य। तीसरा और हमें क्या देखने को मिलता है? अश्वमेध महेंद्र क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ इसके द्वारा करवाया गया था, इन्हीं के द्वारा। तीसरी हम बात करें तो तीसरा हमें देखने को मिलता है श्री महेंद्र। क्या? श्री महेंद्र। ये 3 नामों से हमें यहाँ पर जानते हैं। और 3 उपाधियाँ इनकी थी, कितनी थी? 3 उपाधियाँ महेंद्रादित्य, अश्वमेध महेंद्र। श्री महेंद्र किसकी थी? कुमारगुप्त की थी। इसके आगे आप लिख सकते हो महेंद्रादित्य। तो महेंद्रादित्य भी इनको कहा गया। तो फिलहाल दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। जो भी रिलेटिव आपके आने थे क्वेश्चन वो इसी से बाहर नहीं जाने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे, कल का जो है वो लास्ट क्लास रहेगी हमारी, और कल हम बात करेंगे स्कंदगुप्त की बात करेंगे। तो स्कंदगुप्त हम जो है वो कल यहाँ पर प्रारंभ करेंगे, और कल जो है वो गुप्त वंश को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। क्या करेंगे? गुप्त वंश को समाप्त। गुप्त वंश को समाप्त हम कब करेंगे? जो है वो कल की क्लास में हम जो है वो गुप्त वंश को समाप्त कर लेंगे। फिलहाल आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी, और एंड तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। और जो भी सजेशन आप देना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसमें जो है वो सुधार कर देंगे। फिलहाल देखिए, आप सभी को सपोर्ट दिखाना है, हम आपके लिए जो है वो आपकी अच्छी क्लासें लेके आ रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। हमारा वादा है कि यहाँ पर जो है वो राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल का जो है वो इन क्वेश्चन से बाहर जो है वो जो पढ़ाया जा रहा है, जिससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।